हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन। स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। और आज हम क्लास 12 फिजिक्स इंग्लिश मीडियम में एटम्स पढ़ेंगे। एटम हमारा मॉडर्न फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बोर्ड एग्जाम में इससे जो क्वेश्चन आता है पूरे थियोरिटिकल क्वेश्चन आते हैं। पूरा थियोरिटिकल है, इसमें कोई ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन नहीं होते, ना डेरिवेशन होते। तो हमको एटम का जो चैप्टर पढ़ना है, थ्योरी को ध्यान में रख के करना है। और जब आप इस चैप्टर को लेके नीट IIT JEE का प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बनते हैं जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह से बनते हैं, वो हम उस तरह के क्लास में आपको पढ़ाएंगे। चलिए तो आज हम एटम स्टार्ट करें। और एटम में सबसे पहले देखें एटम का डेफिनेशन। व्हाट इज एटम? भाई एटम होता क्या है, एटम का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? तो यहाँ पर देखो, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। एटम क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे छोटा यूनिट होता है। और उसकी खासियत क्या होती है? एन एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बट कैन नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। फ्री स्टेट में तो नहीं मिलता, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन पर भाग लेता है। ये क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। तो एटम कहने से हमारे दिमाग में बस छोटा पार्टिकल ऐसा आ जाता है, लेकिन कहीं प्रॉपर डेफिनेशन करना हो अपने को तो फिर लिखते नहीं बनता कि भाई एटम को क्या लिखें हम, एटम क्या होता है। तो एटम का आपको प्रॉपर डेफिनेशन आपको लर्न होना चाहिए। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट व्हिच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बट कांट फाउंड इन फ्री स्टेट इन द नेचर। ये एटम कहलाता है। अब यहाँ पर हम देखें कि एटम का कंप्लीट स्टडी करने के लिए रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट भी अपन कहते हैं इसको, आगे उसको कंप्लीट मैं आपको समझाऊंगा। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? देखो, जब एटम का पता चला तो एटम के कंपोजिशन पर बहुत से साइंटिस्ट ने वर्क किया, जिसके बाद में हम लोग जाने कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इनके बारे में हमको धीरे धीरे पता चला। तो सबसे पहले रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया। अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? उन्होंने बताया कि एक अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो क्या होता है? हीलियम एटम फ्रॉम विच 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड। 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद, इसीलिए उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, इसलिए उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा में पॉजिटिव चार्ज होने का रीजन यही है, इट हैज पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज +2 इलेक्ट्रॉन। +2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उतना इसमें अल्फा पार्टिकल में होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो किस तरह से किया। देखो, यहाँ पर मैं आपको जो डायग्राम यहाँ पर शो कर रहा हूँ अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के लिए रदरफोर्ड का, वहाँ पर हम क्या देखते हैं? ये है रेडियो एक्टिव सोर्स। ये जो चेंबर आप देख रहे हो, ये चेंबर रेडियो एक्टिव मटेरियल का सोर्स है। यहाँ पर रेडियो एक्टिव मटेरियल है। अब यहाँ से क्या किया? जब अल्फा पार्टिकल के बीम्स जब इस तरह से इंसिडेंट कराया गया, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, और यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये गोल्ड लीफ या गोल्ड फाइल है। गोल्ड फाइल मतलब यह गोल्ड का बना हुआ एक थिन लीफ, पतला सा एक फिल्म है जो गोल्ड का बना हुआ है, और इस पर उन्होंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल को इस पर इंसिडेंट कराया। अल्फा पार्टिकल को इस पर आपके इंसिडेंट कराया, उसको टक्कर कराया उसके साथ में। और उसके बाद इस कोलिजन के बाद, इस टक्कर के बाद उन्होंने जो जो ऑब्जर्वेशन देखा वो ऑब्जर्वेशन के पॉइंट्स हमको लर्न करें। देखो, ये एक्सपेरिमेंट है, और एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और आफ्टर एक्सपेरिमेंट उनको जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट वो हमको रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो उस पार्ट को हमको लर्न करना है कि आफ्टर एक्सपेरिमेंट उनका ऑब्जर्वेशन क्या था। तो पहले आप एक्सपेरिमेंट को समझ लो इस प्रकार से। जब ये इंसिडेंट कराया गया तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, आप देखो ये डिफरेंट साइड्स में डिफरेंट एंगल के साथ में क्या हुआ? ये रिफ्लेक्ट हुआ। तो ये हमको देखना है कि इसको जब जिंक स्क्रीन पर इसलिए करते हैं ताकि उसका जिंक स्क्रीन पर वो क्या होता है? फ्लोरोसेंट बिहेवियर करता है, मतलब वहाँ पर एक शाइनिंग होता है, चमकता है। तो वहाँ पर हमको वो पॉइंट्स पता चलता है। तो जिंक मटेरियल का खासियत है कि जब वहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स कोलिजन करता है, टकराता है जाके, तो वहाँ से जो शाइनिंग होता है, जो चमक पैदा होता है, उससे हमको ये पता चलता है।
इस प्रकार से उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया कि अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटर्ड बीम है इसको जब गोल्ड लीफ पर टक्कर कराया गया और उसके बाद जिस तरह से उसमें स्कैटरिंग हुआ, स्कैटरिंग होना मतलब चारों तरफ वो बिखर गया, फैल गया, उससे क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिला, ये पार्ट अपने को लर्न करना है। तो देखो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, देखो एक एक पॉइंट आप ध्यान देना। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। रदरफोर्ड ने इतने ऑब्जर्वेशन फाइंड किए जो हमको देखना है। क्या देखा उन्होंने, सबसे पहले देखो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फाइल। मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो गोल्ड लीफ को पार करके सीधे निकल गए। ये उनका पहला ऑब्जर्वेशन था। ये ऑब्जर्वेशन आपको लर्न करना है। मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करने के पहले ही बताया कि ये जो चैप्टर है कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, मतलब बहुत कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, फैक्ट्स हैं। एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट्स होते हैं मतलब सीधा सीधा आपको उसको जानना होता है कि भाई ऐसा हुआ, और वो आपको पॉइंट टू पॉइंट लर्न करना है, तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। दूसरा पॉइंट देखो, सम ऑफ दिस पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल ग्लास। 2 बार हो गया ये स्मॉल एंगल्स। ये जो अल्फा पार्टिकल्स है इसमें से कुछ जो पार्टिकल्स है वो क्या है, स्मॉल एंगल बना के, मतलब लेस देन 90 डिग्री। स्मॉल एंगल मतलब एक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री एंगल बना के रिफ्लेक्ट है। मैक्सिमम पार्टिकल्स पार होके निकल गए, कुछ पार्टिकल्स स्मॉल एंगल बना के निकल गए। थर्ड नंबर का ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, अबाउट 1 in 8000 में ये एक रेशियो है। 8000 पार्टिकल में 1 पार्टिकल ने कैसा बिहेव किया, डिफ्लेक्टेड बाय एंगल मोर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज्यादा एंगल से। कितना, 8000 में 1 पार्टिकल, ये रेशियो है उसका, मतलब 8000 पार्टिकल्स का कोलिजन हुआ तो उसमें से एक जो पार्टिकल था वो ग्रेटर देन 90 डिग्री से हुआ। क्लियर। और फोर्थ ऑब्जर्वेशन है द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया। पर जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है जो स्क्रीन पर स्कैटरिंग हुआ उसका वो निकालने का फार्मूला है n। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल है n और ब्रैकेट में थीटा मतलब वो उसका एंगल शो करता है। तो n थीटा प्रोपोर्शनल टू होता है 1/sin⁴ थीटा बाई 2। मतलब यहाँ पर थीटा स्कैटर्ड एंगल है, जितना एंगल से उसमें स्कैटरिंग होता है उसका हाफ पार्ट, और उसका साइन लेके 4th पावर करेंगे, वो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल का क्या होता है 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 1 कहेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और खाली बोलेंगे sin⁴ थीटा बाई, तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं, जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन आर राइट ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड, तो ये पार्टिकल्स ये पॉइंट्स का है आपको एक्सप्लेन करने होंगे। ओके, चलिए अब हम देखें रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब उन्होंने क्या किया, जब भी ऑब्जर्वेशन देखा, जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद ये इवेंट्स देखे, तो उन्होंने एक इसका मॉडल, मतलब आप उसको रूल्स कह सकते हो या उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने एक्सप्लेन किया, वो कहलाता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी हमको याद रखना चाहिए, जिसमें देखो पहला पॉइंट क्या कहता है, ईच एटम। अच्छा देखो, ये मैंने प्रॉपर नोट्स बनाया है, मैं पहले बता दिया आपको कि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो प्रॉपर नोट्स बनाया है। तो आप ये पॉइंट्स स्क्रीनशॉट ले लो तो बेटर है, फिर आपको नोट्स के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इन्हीं पॉइंट्स को आप बोर्ड एग्जाम के लिए सीधे तैयार कर सकते हो। तो ये स्क्रीन से मैं हट गया हूँ, आप ये पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट क्या कहता है, ईच एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल सेंट्रल कोर कॉल्ड एज द न्यूक्लियस ऑफ एटम इन विच entire positive charge and almost the whole masses of atom are concentrated। उन्होंने बोला कि भाई एटम के सेंटर में एक स्पेस होता है, वहां पर जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं और लगभग पूरे एटम का मास सेंट्राइड होता है, ये होता है, और उसी को हम आगे चल के क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, पहला पॉइंट है जो रदरफोर्ड ने बताया। सेकंड पॉइंट में उन्होंने क्या बताया,
द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -15। ये याद रखना भाई, ये जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस उन्होंने जो बताया कि सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उसका जो साइज होता है वह 10 टू द पावर -15 मीटर, विच इज वेरी स्मॉल देन दैट ऑफ एन एटम विच ऑफ ऑर्डर 10 टू द पावर -10। यदि एटम का जो साइज है वह 10 टू द पावर -10 हो, एटम का जो साइज है वह 10 टू द पावर -10 हो, तो 10 टू द पावर -15 जो मीटर होता है दैट इज वेरी लेस देन विथ रेस्पेक्ट टू साइज ऑफ द एटम। तो न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत छोटा होता है, ये उन्होंने बताया। एंड नाउ थर्ड पॉइंट इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज सराउंडेड बाय ए सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो एटम का न्यूक्लियस होता है वह सुटेबल नंबर ऑफ, मतलब एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के उसके सराउंडिंग में वो होता है, ये उन्होंने बताया। फोर्थ पॉइंट में बताया द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, वैसे इस चैप्टर के बारे में खास बात यह है कि फिजिक्स में जब भी इसको मैं पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट्स को ये जरूर बोलता हूँ कि ये चीज़ आप लोग पहले से जानते हो, 11th क्लास से जानते हो केमिस्ट्री से, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जब केमिस्ट्री पढ़ाई स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसको एटम और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होता है, एक तरह से कॉमन चैप्टर है ये, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में एक तरह से कंबाइंड है, दोनों में कॉमन चैप्टर है। तो आप, मैं कहता हूँ कि 80-90% तो ऐसे ही प्रिपेयर रहते हैं, और वहाँ जो आपका प्रिपरेशन है सेम है, कॉन्सेप्ट तो सब्जेक्ट बदलने पर बदलेगा नहीं, जो कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में है सेम कॉन्सेप्ट फिजिक्स में भी होगा। तो ये सब पॉइंट्स आप लोग जानते हैं। तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिवॉल्व होते हैं सर्टेन ऑर्बिटल्स में। वहाँ तो बहुत डिटेल में आप पढ़ते हो, क्वांटम नंबर पढ़ते हो, फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये सब क्वांटम नंबर पढ़ते हो। ठीक है, तो वहाँ पर तो आपको उसका और बहुत डिटेल स्टडी किया जाता है। 4 टाइप्स के जो क्वांटम नंबर पढ़ते हो, ठीक है, प्रिंसिपल, एजीमुथल, स्पिन, ये और एक, हाँ ये चार होते हैं मेरे ख्याल से ना। तो वहाँ पर आप इसको कंप्लीट पढ़ते हो। तो ये पॉइंट्स आप स्क्रीनशॉट ले लो। प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, है ना, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, ये 4 क्वांटम नंबर पढ़ते हो, वहाँ डिटेल में आपने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब अगले साइंटिस्ट हैं बोर। बोर नाम के साइंटिस्ट ने इस चैप्टर में बस यही सभी का मॉडल को पढ़ना है कि किसने क्या बताया। अब बोर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने ये जो एटॉमिक मॉडल जो रदरफोर्ड ने दिया था उसमें कुछ कुछ करेक्शन किया, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर इसमें कुछ नया चीज बताया, वो हमको पढ़ना है। ये कहलाता है बोर एटॉमिक मॉडल। इसके पास्टुलेट्स का मतलब क्या होता है, जो उन्होंने पॉइंट्स दिए उसके लिए, मतलब जो फैक्ट उन्होंने बताया आफ्टर एक्सपेरिमेंट, दैट इज पास्टुलेट्स। तो पहला पॉइंट क्या बताया, इंटायर चार्ज एंड ऑलमोस्ट इंटायर मास ऑफ डिस्क्राइब्ड बिलो कंसंट्रेटेड एट द सेंट्रल कोर ऑफ एटम दैट इज एट इट्स न्यूक्लियस। इन्होंने बोला कि इंटायर चार्ज एंड ऑलमोस्ट इंटायर मास ऑफ डिस्क्राइब बिलो कंसंट्रेटेड, वही बात बताया जो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। सेकंड बताया द सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। आपको मालूम है कि कोई भी पार्टिकल जब किसी भी पॉइंट के चारों तरफ घूमेगा, दैट मीन्स सर्कुलर मोशन करेगा, तो सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल के पास क्या होना चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स होना चाहिए। ठीक है, विदाउट सेंट्रीपेटल फोर्स कांट इमेजिन सर्कुलर मोशन। हम सेंट्रीपेटल फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन इमेजिन नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो उसके पास नेचुरली एक नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। यदि उतना सेंट्रीपेटल उसके पास फोर्स ना हो तो वो उसके अराउंड रिवॉल्व नहीं हो पाएगा, ये उन्होंने बताया। थर्ड पॉइंट में बताया इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन ए स्टेशनरी ऑर्बिट डज नॉट इमिट और एब्जॉर्ब द एनर्जी। एक क्या होता है, एक स्टेशनरी ऑर्बिट्स मतलब एक निश्चित ऑर्बिटल में, एक निश्चित ऑर्बिट में ही वो घूमते रहता है, एनर्जी वो ट्रांसफर नहीं करता। और यहाँ पर ये जो एनर्जी का वैल्यू होता है E = h/nu, जो मैक्स प्लांक ने बताया था, वो E2 - E1 होता है। मतलब नेक्स्ट ऑर्बिटल का एनर्जी में प्रीवियस ऑर्बिटल के एनर्जी को माइनस करने से वो एनर्जी हमको मिलता है, दैट इज एनर्जी डिफरेंस। एंड फोर्थ पॉइंट इज ऑफ ऑल द
possible circular orbits allowed by the classical theory of electrons are permitted to revolve only in those orbital in which the angular momentum of h by 2 pi, h by 2 pi ये कांस्टेंट है, जहां पर h प्लांक कांस्टेंट है, और ये जो इसका लीनियर मोमेंटम होता है, l क्या है यहाँ पर, लीनियर मोमेंटम, ये है मोमेंटम एंगुलर, सॉरी एंगुलर मोमेंटम, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है l, वह mvr या nh/2 के इक्वल होता है। ये फार्मूला आप याद रखोगे, क्लियर। इस तरह से देखो, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इतना होता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चले नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो, एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन एटम जो होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पर डिवाइड किया गया, और ये क्या है, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, और इससे जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स में क्या क्या, देखो, एनर्जी लेवल डायग्राम इज ए, आगे मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बताऊंगा, जो इनमें लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, फंड सीरीज, ये जो है वो सीरीज हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दें। एनर्जी लेवल डायग्राम इज अ डायग्राम इन विच द एनर्जीज ऑफ द वेरियस स्टेशनरी स्टेट, जो वेरियस स्टेशनरी स्टेट्स होते हैं किसी एटम के, वो क्या होता है, रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस, पैरेलल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस हम उसको शो करते हैं, आर ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द सुटेबल एनर्जी स्केल। बोर्स थ्योरी, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस। ये होता है इलेक्ट्रॉन पर एनर्जी का जो फार्मूला है, ये होता है, और इसको यदि हम पूरे वैल्यूज को यहाँ पर पुटअप कर दें, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ई क्या है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, ये जो कांस्टेंट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोलते हैं, ये सब आप पढ़े हो पहले चैप्टर में, और एच प्लांक कांस्टेंट है, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल है। तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, सब हमने मेंशन यहाँ पर कर दिया है। वैसे ये चैप्टर प्रॉपर नोट्स के रूप में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। वैसे आपको हमारे एप्लीकेशन पर नोट्स अवेलेबल है, हमारा जो एप्लीकेशन है ओरिजिन द लर्नर्स हब, उसमें आपको पूरा नोट्स इंग्लिश मीडियम पर अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर इस चैप्टर को तो मैं प्रॉपर नोट्स के पैटर्न पर ही आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको कंटेंट्स प्रॉपर अवेलेबल हो जाए। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और प्लांक कांस्टेंट होता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, और एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12 ऐसा यूनिट में हमने लिख दिया उसको। ये पूरे वैल्यू को पुटअप करने के बाद इसका जो वैल्यू होता है वह En इक्वल टू -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ई भी मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये फार्मूला आप लर्न कर लोगे, ये फार्मूला आप लर्न कर लोगे। ओके, क्लियर यहां तक? चले आगे कंटिन्यू करें फिर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखो, वेरियस स्पेक्ट्रम लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा। वेरियस स्पेक्ट्रम लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा, ये जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के जो लाइंस होते हैं, यही एग्जाम में पूछा जाता है, और यह आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होते हो। हाँ, नेचुरली आपको केमिस्ट्री से प्रिपेयर रहता है, और वो प्रिपेयर रहे तो अगेन यहाँ पर उसको फिर से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, उसी के बेस पर आपका काम चलेगा 100% दोनों सब्जेक्ट में। तो पहला सीरीज क्या कहलाता है, लाइमन सीरीज कहलाता है। लाइमन सीरीज में क्या होता है, द स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट n इक्वल टू 2, 3, 4 एंड सो ऑन टू द फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट से n इक्वल टू 1 से 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर जो होता है एनर्जी का लेवल, वो क्या कहलाता है, लाइमन सीरीज कहलाता है। और इसका फार्मूला है ये, इसका फार्मूला ये है जो आप देख रहे हो, ये फ्रीक्वेंसी का r यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट है, ये r अंडर ब्रैकेट 1/1² माइनस 1/n², इससे कैलकुलेट होता है, ये कहलाता है लाइमन सीरीज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बामर सीरीज। बामर सीरीज में क्या होता है, बामर नाम के साइंटिस्ट ने इसको बताया, बामर सीरीज, द स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन हायर ऑर्बिटल स्पेक्ट्रल कॉल्ड बामर सीरीज।
यहाँ पर क्या होता है n इक्वल टू 2 से स्टार्ट होता है और 2 से फिर 3, 4, 5 तक वो चलता है, 2 से इंसिडेंट होता है। आगे मैं एक चार्ट बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये होता है 1/ν इक्वल टू 1/λ इक्वल टू r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ये आप याद कर लोगे, ये बामर सीरीज कहलाता है। इसके बाद होता है पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज में क्या होता है, द स्पेक्ट्रल लाइन्स इमिटेड ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू द ऑर्बिट n इक्वल टू 3 फ्रॉम ए स्पेक्ट्रल सीरीज नोन एज पास्टन। तो यहाँ पर n इक्वल टू 3 से कहाँ पर स्टार्ट होगा, 4, 5, 6 पर, 3 से स्टार्ट होकर 4, 5, 6 पर, और ये इसका फार्मूला होता है। इसी हिसाब से हम यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करते हैं। ये यहाँ पर जो 3 पुट किया गया है वो वही है, और -1/∞ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे देखो यहाँ पर, एक मिनट, ठीक। ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में क्या है, द स्पेक्ट्रल लाइन्स इमिटेड ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट, तो n इक्वल टू 4 टू, अब यहाँ पर n इक्वल टू 4 से स्टार्ट होगा कहाँ पर, 5, 6, 7 पर। ये इसका वैल्यू होता है। ये भी आप लर्न कर लोगे, सब याद करने का ही है इसमें, सब इसमें कुछ और समझने का बात नहीं है। और नेक्स्ट होता है फंड सीरीज। द स्पेक्ट्रल लाइन्स, यहाँ पर आप देखो n इक्वल टू 6, ठीक है, इमिटेड ड्यू टू द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनी हायर ऑर्बिट n 6 टू द 5th ऑर्बिट। यहाँ से कहाँ से, 5th ऑर्बिट से, मतलब n इक्वल टू 5 से, 5th ऑर्बिट का मतलब हुआ n इक्वल टू 5 से लेके हाइड्रोजन एटम फॉर्म में स्पेक्ट्रल सीरीज नोन एज फंड सीरीज। ये फंड सीरीज कहलाता है, और यहाँ पर ये आपको याद करना है। अब देखो लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बोर मॉडल के लिमिटेशंस क्या क्या हैं। जो बोर मॉडल हमने पीछे पढ़ा, वैसे जब आप नोट्स बनाओगे ना तो बोर मॉडल के लिमिटेशन को वहीं पर लिखना। ये थोड़ा सा मेरा स्लाइड में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। बोर मॉडल का लिमिटेशन बोर मॉडल के बाद ही लिखना चाहिए, ठीक है। तो बोर मॉडल के लिमिटेशंस क्या क्या है, देखो सबसे पहले लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है, माने किस लेवल तक, किस हद तक कहें हम, वह उसको फॉलो करता है, वो उसके क्या कहलाता है, लिमिटेशंस कहलाते हैं। कि किस लिमिटेशन तक जो है वह जो बोर मॉडल है वो एप्लीकेबल है, जहां तक वो काम करता है। तो यहाँ पर आप देखो लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल में सबसे पहले देखो द लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल आर एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट इज दिस मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन। ये जो मॉडल है वो सिर्फ किसके लिए होता है, हाइड्रोजन एटम के लिए। इट फेल्स इट केस ऑफ द एलिमेंट्स फॉर विच z इक्वल टू 1, मतलब इसका वैल्यू z इक्वल टू 1 के लिए होता है, ग्रेटर देन z इक्वल टू ग्रेटर देन 1, ठीक है, उससे ज्यादा के लिए नहीं होता। सेकंड नंबर पॉइंट बोलता है इट डज नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट द सर्कुलर शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। ये इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिटल के सर्कुलर शेप है उसको एक्सप्लेन नहीं करता, मतलब बोर मॉडल के बेस पर हम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि उसका सर्कुलर शेप कैसे हुआ, ठीक है। और इसके बाद देखो दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस को ये नहीं एक्सप्लेन करता। बोर का जो मॉडल है वो स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये इसके लिमिटेशंस हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रल रीजन और n1 का जो वैल्यू होता है। ये एक मैं मेमोरी चार्ट बनाया हुआ हूँ, और इस मेमोरी चार्ट से आपको एक ही चार्ट से सब याद हो जाएगा, मतलब पीछे जो कुछ भी मैं पढ़ाया उसका क्या है, ये कंक्लूजन है। तो जैसे यहाँ पर देखो लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज में आपको मालूम है कि इसमें जो स्पेक्ट्रल रीजन है वो अल्ट्रा वायलेट होता है, और n1 का जो वैल्यू होता है 1, n1 का वैल्यू 1 पुट अप करोगे और n2 का वैल्यू 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। इसके बाद जो बामर सीरीज होता है ये विजिबल होता है, ये जो विजिबल होता है, और n1 का वैल्यू 2 होगा और n2 स्टार्ट होगा कहाँ से, 3 से। ये रिलेशन को समझना है आपको, जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया। तीसरा जो पास्टन सीरीज होता है वह क्या है, पास्टन सीरीज होता है नियर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के आसपास होता है, और इसमें n1 का वैल्यू 3 और फिर कहाँ से स्टार्ट होगा 4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी। एंड जो ब्रैकेट सीरीज होता है वो इंफ्रारेड होता है, प्रॉपर इंफ्रारेड होता है, ये 4 और फिर स्टार्ट होगा 5 से,
और फॉन्ट सीरीज जो होता है वो फार इंफ्रारेड, ठीक है, फार इंफ्रारेड से ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर इसका वैल्यू 5 N1 का और N2 का वैल्यू होता है 6, 7, 8, ऐसा स्टार्ट होता है। तो ये एक मेमोरी चार्ट है, इसको आप शार्ट फॉर्म में प्रिपेयर करने के लिए आप इसको लर्न कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम देखें हम क्या, इसका स्पेक्ट्रम का ये लाइन, ये मैक्सिमम स्टूडेंट को याद रहता है पहले से, मुझे मालूम है, फिर भी मैं यहाँ पर अपने लेवल पर एक बार आपको समझा देता हूँ। पहले से याद हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि आप केमिस्ट्री से इसको लर्न कर चुके हो तो दोबारा उस पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप प्रिपेयर नहीं हो तो आप यहाँ से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सीरीज n का वैल्यू है, मतलब n1 जो अपन बोलते हैं, n का जो वैल्यू है यहाँ पर 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी। और यहाँ पर देखो ये लाइमन सीरीज है, जो अल्ट्रा वायलेट मैंने चार्ट में बताया, ये लाइमन सीरीज है। यहाँ से देखो स्टार्ट हुआ 2 से 1 पर आ रहा है, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, सबसे कहाँ पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है। उसके बाद देखो ये जो बामर सीरीज होता है, यहाँ पर देखो 2 पर इंसिडेंट हो रहा है, कहाँ से, 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से। साथ में आपको एनर्जी भी याद रखना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.40, ये एक्साइटेड स्टेट है इसका, -1.5। तो कुल मिला के ये लर्न ही करना है आपको। और ये है, यहाँ पर एनर्जी का यूनिट दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये है हमारा सीरीज, तो ये सीरीज आप लर्न कर लेना। ओके, इस तरह से ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं है। बोर्ड एग्जाम में बस यही आपका रटा रुटाया क्वेश्चन आता है 2-3 नंबर का, उसको आपको लिख देना है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर न्यूक्लियाई पढ़ेंगे, और लास्ट हमारा जो चैप्टर होगा जो कि क्या है, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर को भी मैं 1 वीडियो में ही, सिंगल शॉट में ही आपको पढ़ाऊंगा। और आपको मालूम है कि सेमीकंडक्टर का जो चैप्टर है वो हार्ट ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स की जान है। उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नीट में, IIT JEE में पूछा जाता है, और बोर्ड एग्जाम में तो नेचुरली आपको पता है डायोड और ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन आने ही हैं। तो वो क्लास में आपको लॉन्ग क्लास लेके उसको सिंगल क्लास में उसको कंप्लीट करूँगा। तब तक आप एटम तैयार करिए, और इसके जस्ट बाद आपको न्यूक्लियाई तैयार करना है। ओके, थैंक यू सो मच।